हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो से हम इतिहास के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के भी एमसीक्यूज़ आएंगे। देखिए, ये जो एमसीक्यूज़ है सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी टीचर 2.0 हो या एसएससी हो, रेलवे हो या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। आप देखेंगे हर एग्ज़ाम में इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उससे रिलेटेड आपको बहुत से पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई और डाटा पूछ ले रहा है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, ये मिक्सअप है, इसमें आपको आ, प्राचीन इतिहास से भी सवाल देखने को मिलेगा, मध्यकालीन भारत से भी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आधुनिक भारत से भी, और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वहाँ से भी देखने को मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर से भी देखने को मिलेगा सवाल। मैंने इसको मिक्सअप बनाया है और ऐसे ही मैं आगे भी एमसीक्यूज लेते आऊँगा। ठीक है, जहाँ पे हर सेक्शन से जो है ना सवाल दिए रहेंगे। तो सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखाल दास बनर्जी, आंसर ऑप्शन सी एम वत्स, और जो आपका ऑप्शन डी है अन्य। तो आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज करता है वो कौन है, राय बहादुर दयाराम सैनी। इनका पूरा नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम सैनी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, व्हीलर व्हीलर है, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में माधव स्वरूप वत्स है, अगर ये अगर नहीं है, ठीक है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी पे प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये जो हड़प्पा है अब जो आधुनिक पाकिस्तान है उसमें पड़ता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। और ये किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे। उसी तरह मोहनजोदड़ो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रखाल दास बनर्जी, ठीक, 1922 में इसकी खोज हुई थी और ये सिंधु नदी के तट पे है। लोथल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, अ, रंगनाथ राव इसकी खोज करता है। इसका दो बार खोज हुआ, एक बार पहले 1955 में, दूसरा 1962 में, और ये भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, इसी तरह चनहूद्रो जो कि जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ पे सिंध जो प्रांत है उनका वहाँ पे है। अर्नेस्ट मैके एन जी मजूमदार, 1931 में इसकी खोज हुई थी, ये भी सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा, ये जो हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापड़ इसके खोज करता है। ठीक है, इसकी भी दो बार खोज हुई, पहले 1953 में, उसके बाद 1960 में। देखिए, ये खोज नहीं है, यानी इसकी एक बार खुदाई 1953 में हुई, दूसरी इसकी खुदाई 1960 में हुई, और ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि इसकी खोज कब हुई, तो आप मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको अगर आपसे मोहनजोदड़ो का पूछ ले किसने किया है, तो रखालदास बनर्जी। कब हुई, 1922। किस नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो, सवाल आते हैं, तो सिंधु नदी के तट पे। अगर लोथल के बारे में पूछ ले, चनहूदड़ो के बारे में पूछ ले, कालीबंगा के बारे में पूछ ले, राखी गढ़ी के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके सबको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें से अगर हड़प्पा के बारे में ना पूछे, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, किसी के बारे में पूछ ले, चाहे वो वर्तमान क्षेत्र पूछ ले या उत्खननकर्ता पूछ ले या किस वर्ष उसकी खोज हुई थी, या प्रमुख नदी के बारे में पूछ ले किस नदी के तट पे है, तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था।
आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या पृथ्वीराज तृतीय भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। एक बार अच्छा से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखिए, जो तराइन की लड़ाई की अगर बात करें तो दो लड़ाई हुआ है, ठीक है। एक तो 1191 में और एक 1192 ईस्वी में। जो प्रथम युद्ध था, ठीक है, उसमें जो मोहम्मद गौरी है उसकी सेना बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुई, और जो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गए थे, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल है। आप देखेंगे जो मोहम्मद गौरी है, एक साल बाद काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आप देखेंगे 1,20,000 सैनिक लेके, जिसमें 10,000 घुड़सवार था, ठीक है, और धनुर्धारी थे वो, जो घुड़सवार थे वो धनुर्धारी थे। काफ़ी उस टाइम में ये संख्या बहुत बड़ी थी। तो जो प्रथम युद्ध है उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन जो द्वितीय युद्ध है तराइन का 1192 की, उसमें ये हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से। और ये जो लड़ाई है, ठीक है, आप एक लेखक हैं, ठीक है, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो नामक उनकी एक कहानी है, जिसके अंदर आप देखेंगे जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सरस्वती नदी है उसके किनारे इनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, कि इन्होंने षड्यंत्र किया है मोहम्मद गौरी के विरुद्ध, और उसके बाद इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अगर बात करें जो तराइन का युद्ध है उसका वर्णन कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज एक किताब है, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, जिसमें इस युद्ध के बारे में दिया गया है, ठीक है, और पृथ्वीराज रासो के अंदर भी इस युद्ध के बारे में दिया गया है। तो आप यहाँ से 2-3 पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी वो कौन सा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य से जो है बंगाल को स्वतंत्र कर दिया, अलग कर दिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर है कितना, कौन सा, ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुर्शिद कुली खां के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद बहुत से ऐसे रियासतें थे, बहुत से ऐसे जो नवीन राज्य थे, उनका उदय होता है। आप देखेंगे अवध का होता है, फिर उसके बाद हैदराबाद का होता है, उसके बाद उधर बंगाल का भी हो जाता है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ऐसे जो क्षेत्र थे जिस पे औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था, वो भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो जो औरंगजेब था उसने मुर्शिद कुली खां को, ठीक है, बंगाल का दीवान बनाया हुआ था, कब, ठीक है, 1700 ईस्वी में। अपने मृत्यु से जो है 7 वर्ष पहले उसने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है। उसने बंगाल के जितने भी, चाहे वो शासन से रिलेटेड हो या कर वसूली से रिलेटेड जो भी काम था, वो सब उसने मुर्शिद कुली खां को दे दिया। लेकिन 1717 में उसने खुद को क्या किया, बंगाल का सूबेदार बना लिया। तो अगर आपसे ये पूछे कि बंगाल का सूबेदार जो है मुर्शिद कुली खां कब बना, तो 1717 में, और अगर बंगाल का दीवान कब बना, तो 1700 ईस्वी में, ठीक है। और ये कब से कब तक बंगाल पे अपना शासन किया, तो 1713 से लेके 1727 के बीच में, ठीक है। क्योंकि जो वास्तविक इसका शासन है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, वो 1713 से स्टार्ट होता है, और 1727 तक इसका जब मृत्यु होता है तब तक ये रहता है, ठीक है। और इसने अपना जो
राजधानी है वो कहाँ पे स्थापित किया, मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी। तो इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन बी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। एक मिनट मार्क कर ले लूँ, कितना है, 1856 में। और विधवा पुनर्विवाह जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो एक नाम आप याद रखिएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। किसने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। और उस टाइम जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ ले कि विधवा पुनर्विवाह का जो कानून पारित किया, ठीक है, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कब था वो, 1856 में था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसके अलावा और भी कुछ कानून है, बाल विवाह, ठीक है। इसके लिए आप राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उनके प्रयासों से 1872 में जो है बाल विवाह जो अधिनियम है वो पारित होता है और उसको बैन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सती प्रथा, इसके लिए भी आप एक नाम याद रखिएगा, कौन सा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब उन्होंने इस पे इसको पारित करवाया था, इस कानून को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था, तो 4 दिसंबर 1829, ये ईयर आप याद रखिएगा। और उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ दें कि गोवा के अंदर कब इस प्रथा को बंद किया गया था, तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने उसको बैन किया था, ठीक है। उसके बाद दास प्रथा, दास प्रथा का भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए भी आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम याद रखिएगा। स्त्री शिक्षा के लिए भी आप याद रखिएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आप ईयर भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं सबके बारे में डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद बाल हत्या प्रथा, ठीक है, जिस टाइम जो भ्रूण हत्या के जो प्रचलन था उसको भी बैन कर दिया गया। तो इसका ईयर भी आप देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो व्यक्ति है उसको भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। एक्चुअली में जो ये नीति है उन्होंने सबसे ज़्यादा कब यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपका ऑप्शन है 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, ठीक है, 1800, यहाँ पे क्या होगा, ये 1858 ईस्वी के बाद, 1799 ईस्वी के बाद। तो आपका सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी के बाद, ठीक है। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आप देखेंगे जो हिंदू है और मुस्लिम है वो दोनों ने मिलके काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, दोनों मिलके लड़े हुए थे। तो अंग्रेज को ये बात समझ में आ गई थी, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद जो कंपनी का शासन है वो ख़त्म होता है, भारत शासन अधिनियम आता है और जो ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक वे जो हिंदू है मुस्लिम है उनमें फुट नहीं डालेंगे तब तक वो अच्छा से शासन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जगह जगह पे अपना जो पॉलिसी है फूट डालो शासन करो उस नियम को जो है लागू किया और उसमें वो काफ़ी सफल भी हुए। अगला आपका है क्वेश्चन, क्या आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय या मध्य एशिया इसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से, ठीक है। तो जो सर्वाधिक मान्य है वो कौन सा है, ऑप्शन सी
मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया या केंद्रीय एशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आर्यों के मूल स्थान के बारे में कुछ विद्वानों का विभिन्न मत है, उसको दिया गया है। इसमें जो सर्वाधिक मान्य किसका है, मैक्स मुलर का है। ठीक है, किसका है, मैक्स मुलर का है। जैसे बाल गंगाधर राव तिलक का आप देख सकते हैं। ठीक है, आरटी प्रदेश, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है आल्प पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। ठीक है, बाकी अलग अलग लोगों का देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैक्स मुलर है उसका सर्वाधिक मान्य माना जाता है, जो कि मध्य एशिया जो बैक्टीरिया जो है, आप कहीं कहीं पे बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से है, मध्य एशिया से है। अगर आपसे किसी और का पूछ ले तो आप यहाँ से पढ़ के उसका सही आंसर दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो आपका सही आंसर कितना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी श्रीगुप्त। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, ये जो श्रीगुप्त है उसके बाद जो घटोत्कच गुप्त है, ये पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त संवत 319 ईस्वी जो है ना, प्रारंभ इसका जो समय है। ठीक है, इसने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण की थी। और इसके ही काल को जो गुप्त काल का जो है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी के टाइम में चीनी यात्री फायान का आगमन हुआ था। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि फायान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो शासक हैं, अंतिम शासक कौन है, स्कंद गुप्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहे गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासक, जिसमें इसके जो संस्थापक है वो कौन है, श्रीगुप्त है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 7 वर्ष। ये जो युद्ध है 2 चरणों में चला था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर और हेमू, सम्राट हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैरम खां, आपका ऑप्शन डी है अकबर और राणा प्रताप या महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए अकबर और सम्राट हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीतता है और मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू या हेमचंद्र के बीच में, ये अंतिम जो है भारतीय हिंदू सम्राट था। ठीक है, उसके बीच में हुआ था और इसमें अकबर जीतता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो है मराठा और अफगानिस्तान का जो अहमद शाह अब्दाली है उसके बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है। ये उस टाइम की बात है जब ऐसा लग रहा था भारत में जो मराठा है वो एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर के सामने आएंगे। लेकिन इस युद्ध में हार के बाद जो मराठा है उसके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। आप देखेंगे
इसके बाद उनमें फूट डल जाता है, अंग्रेजों ने फूट डाल दिया उनके अंदर, कुछ लोभ लालच दे दिया, और उसके बाद जो मराठा है वो फिर से कभी अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाए। आपका अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। ठीक है, अरे एक मिनट। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो मोहम्मद गोरी है वो कहाँ कहाँ पे शासन किया था? तो अफगानिस्तान, जो आधुनिक अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पे शासन किया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देख लीजिएगा। और मोहम्मद गजनी जो है, उसके मृत्यु के बाद जो है गोरी गजनी की गद्दी पे बैठा था। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे कि मोहम्मद गोरी जो है किसके मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठा, तो मोहम्मद गजनी के बारे में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खां। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी खिलजी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी को, आप देखेंगे कि खिलजी के बाद तुगलकों ने भी जीता, फिर उसके बाद जो मुगल है उसने भी इनका अनुसरण करते हुए बिहार को जीता था। ठीक है, इसने कब बिहार पे कब्जा किया था? तो 1200 ईस्वी में किया हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट करने वाला कौन था? यही बख्तियार खिलजी था। ठीक है, कौन था? ये बख्तियार खिलजी था। यहाँ पे आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लें, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। अगर आपसे विक्रमशिला के बारे में भी पूछ लें तो कौन? बख्तियार खिलजी, सॉरी खिलजी। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित किया था? ठीक है, आपको याद होगा, पहले तो जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, लेकिन जो पुर्तगाली है उसके षड्यंत्र के बाद जहांगीर ने अपना जो मत है उसको वापस ले लिया था, उसको रद्द कर दिया था। तो आपका ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। तो आपका सही जो है ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी सूरत। ठीक है, पहले तो जहांगीर ने परमिशन दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि जो पुर्तगाली है उन्होंने षड्यंत्र किया, और फिर उसके बाद जहांगीर का जो है मन बदलता है, और उसने मना कर दिया कि हाँ नहीं, आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, अपना कारखाना स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, इससे पहले उन्होंने 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम जो है, ठीक है, वहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो 1611 में जो उन्होंने स्थापित की थी मुसलीपट्टनम में, वो क्या था? व्यापारिक कोठी था। ठीक है, और 1613 ईस्वी में उन्होंने जो खोला वो क्या है? उनकी अस्थायी कारखाना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर व्यापारिक कोठी की बात हो तो आप वहाँ पे क्या याद रखेंगे? व्यापारिक कोठी के अंदर मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछता है अस्थायी कारखाना, तो कहाँ पे? सूरत में। आपका अगला सवाल है, पहली सहायक संधि कौन की थी? आपका ऑप्शन ए है रुहेलखंड, ऑप्शन बी है निजाम, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है झांसी। आप पहले ये हमको कमेंट करके बताइए कि सहायक संधि का जो नीति है वो किसने लेके आया था? ठीक है,
तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निजाम, हैदराबाद के निजाम। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलेजली ने सहायक संधि लेके आया हुआ था। ठीक है। जिसमें वो क्या करता था, जो भी भारतीय जो रियासतें थी उसको वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ठीक है आप हमसे सहायक संधि कर ले, जब भी युद्ध होगी आपके किसी अन्य राजाओं से, उस टाइम में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप कोई भी सेना नहीं रखेंगे। आपका जो भी सेना होगा वो हमारी सेना होगा, यानी उसमें जो ब्रिटिश है उसके सैनिक होंगे। उसका रख रखाव जो भी खर्चा होगा वो वो राजा देगा, लेकिन वो जो सैनिक है वो अंग्रेजों की होगी। ठीक है। तो सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला जो था वो कौन था, हैदराबाद था 1798 में। फिर उसके बाद मैसूर 1799 में। ठीक है। उसके बाद तंजौर 1799, अवध 1801। आपसे ये ईयर भी पूछ लेगा। ठीक है। आपसे मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद बरार के भोसले सिंधिया 1804 ईस्वी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जिसके बारे में आप याद रखिएगा। और सबसे पहले कौन था, तो हैदराबाद था, फिर उसके बाद मैसूर, फिर उसके बाद तंजौर, फिर उसके बाद अवध, फिर उसके बाद पेशवा, फिर उसके बाद बरार के भोसले, फिर उसके बाद सिंधिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृत्युस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। तो आपका सही आंसर है क्या, ऑप्शन सी पुरंदरदास। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत के पितामह कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे इन सब के बारे में और भी पूछ ले कि ये कौन से कवि थे, तो वैष्णव कवि थे। ठीक है। संत और समाज सुधारक थे। आपका अगला सवाल है, किसने किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही आंसर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एक चीनी बौद्ध सन्यासी था। वो यहाँ पे जो बौद्ध मठ है वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आया हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शाहजहां। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1592 में जन्मे शाहजहां पांचवें मुगल सम्राट थे, जिसको निर्माता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने जो वास्तुकला है उसमें, उसके संरक्षण में जो है ना काफ़ी योगदान दिया था। उसने एक से एक भवनों का निर्माण करवाया। जैसे आप सभी ने ताजमहल का नाम सुना होगा, आपने पुरानी दिल्ली का नाम सुना होगा, या शाहजहानाबाद का नाम सुना होगा। इसकी स्थापना उसने की थी। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी शाहजहां। आपका अगला सवाल है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो ऑप्शन आपके ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिख संप्रदाय के अंदर 10 गुरु हुए। सबसे पहले कौन है, गुरु नानक देव। इनका काल भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपने
इनके काल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ है, जैसे इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? गुरु नानक देव। फिर उसके बाद अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन दास, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना की थी। तो आप इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। चित्रकला की गंधार शैली का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी नंद। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गंधार शैली है कुषाणों के अधीन की गई थी और ये 5वीं शताब्दी तक अपनी ऊंचाई प्राप्त कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंधार शैली की जो है कुछ उत्कृष्ट नमूने, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपसे उसकी विशेषताएं पूछ ले तो आप यहाँ से उसका जवाब दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? देखिए, आप देखेंगे बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आए हुए हैं जिसके बारे में कोई नहीं देखता है। जो देखता है वो सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जो है ना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ये सवाल भी पूछ सकता है। देखिए, अगर कुछ कोई संधि है या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखिए। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने बाल विवाह का जो है उसको बैन करवाया था। उसके अलावा उन्होंने क्या करवाया था, स्त्री शिक्षा पे भी ध्यान दिया था। तो जब आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स है उसको भी देखें। अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो एक दूसरे से कोरिलेटेड पॉइंट्स है उसको भी देखें, ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ताजमहल के वास्तुकार हैं कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। इससे हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हुआ। और ये एक फारसी वास्तुकार है, ये भी याद रखें। अगर आपसे ये पूछ ले उस्ताद अहमद लाहौरी कैसे वास्तुकार थे, तो वो फारसी वास्तुकार थे। अगला है बौद्ध विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मैत्रेय। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैत्रेय का अर्थ क्या होता है? भविष्य का बुद्ध। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में। आपका अगला सवाल है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए है मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पंचमहल। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? ऑप्शन सी पंचमहल। ठीक है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है जिसे ड्रीम इन स्टोन के रूप में जाना जाता है। तो कहीं पे आपको पंचमहल ना दे के ड्रीम इन स्टोन दे दे तो चकित मत होइएगा, ये इसी को ही कहते हैं। ठीक है, मैंने इसका सॉल्यूशन इसीलिए लगाया है ताकि आप ऐसे आएंगे और देखेंगे कि हाँ ऑप्शन ये बी, ऐसे तो आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे
तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी सवाल का जवाब मिलेगा, उस सवाल से रिलेटेड आपको बहुत से ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप बहुत से ऐसे पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका निर्माण कब कराया था, तो इसका निर्माण 1571 से स्टार्ट होता है और 1585 तक ये बनता है। और इसमें जो है ना, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट जो स्मारक है उसका स्थान दिया गया है, उसका राज्य दिया गया है, ठीक है, उसका वर्ष दिया गया है, यानी यहाँ पे राजा होगा, ठीक है, ये राजा होगा। जैसे आगरा शहर, आगरा जो है जिला उत्तर प्रदेश में है, कौन बनाया? सिकंदर लोदी, 1504 ईस्वी। फिर उसके बाद फतेहपुर सिकरी, ये भी आगरा के अंदर है, अकबर ने निर्माण करवाया था 1571 में। लाल किला जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है, और किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। 1339 से बनना स्टार्ट हुआ और 1648 तक बना। दिल्ली का पुराना किला, पुरानी दिल्ली के अंदर किसने निर्मित करवाया? शेरशाह सूरी ने। कब? 1533 ईस्वी में। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, तो लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी सॉरी, इसका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लौह स्तंभ का जो व्यास है कितना है? 23 इंच है, ठीक है, 23 फीट 8 इंच जो है ऊंचा है। और राजा चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और यह दिल्ली का जो महरौली है उसी में जो कुतुब परिसर है वहाँ पे खड़ा है। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये याद रखिएगा। अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल पूछ ले कि इसका डायामीटर कितना है, ये कितना फीट ऊंचा है, तो भी आप बता दीजिएगा। कहाँ पे अवस्थित है? तो दिल्ली में जो महरौली, दिल्ली के महरौली में जो कुतुब परिसर है उसी में ये खड़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो है, आप ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, स्वामी विवेकानंद अलग है, ठीक है, और दयानंद सरस्वती जो है वो अलग है। जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 10 अप्रैल 1875 को। और जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने जो अमेरिका है शिकागो के अंदर हिंदी में भाषण दिया था। तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इबादत खाना जिसको पूजा का घर भी कहा जाता है, 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था। जो कि कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी के अंदर बनवाया था। तो आपसे ये पूछ ले इबादत खाना कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी के अंदर है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं,
आप हमें कमेंट करके बताइए रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से 1240 के बीच में। पहली महिला मुस्लिम शासक थी। इनके पिता का क्या नाम था, ये भी आप कमेंट करके बताइए। आपका अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन सी मैसूर। ये हैदर अली का पुत्र था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीपू सुल्तान जो है कब से कब तक शासक रहा? 1782 से लेकर 1799 तक। टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में अपने पिता का मृत्यु के बाद क्या होता है, मैसूर की राजगद्दी पे बैठता है। तो इस तरह ये आपका कौन सा सही जवाब हुआ? ऑप्शन सी मैसूर। दिव्य जीवन संघ जो है उसके संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी स्वामी शिवानंद। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी शिवानंद। एक मिनट से यहाँ पे होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। सन 1932 में उन्होंने शिवानंद जो है शिवानंद आश्रम और 1936 में दीप जीवन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? स्वामी शिवानंद ने। इस तरह इसका जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ना आपका ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन सी कनौज। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बदायूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है, बदायूं। ये निजामुद्दीन औलिया का कुछ बायो बायोग्राफी कहेंगे, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनके जन्म से मृत्यु से, ठीक है, उनके धर्म से, मजहब से। बदायूं जो कि दिल्ली संतलन के अंदर आता था, ठीक है, कब हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मृत्यु भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, इनमें से कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए अथर्ववेद। अब देख सकते हैं अथर्ववेद के अंदर वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियाँ, इससे रिलेटेड जो भी है दिया गया है। इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है, 6000 मंत्र है। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसके लिए ये, जहाँ पे जीएस का अगर सेक्शन होगा तो वो इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।